अस्सलाम वालेकुम मम्मीज़, कैसी हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं उन माँओं से बात करूंगी जिन्हें बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, रिकरेंट अबॉर्शन हो जाता हो और उनकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक ना जाती हो और उससे पहले ही उन्हें बार बार अस्काते हमल हो जाता हो। तो इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, ताकि आप लोग नेक्स्ट टाइम एहतियात कर सकें और कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इस चीज़ को अनयूजुअल नहीं लेना चाहिए। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके 2 या 3 ऊपर तले अबॉर्शन हो जाते हैं, वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, तो फिर वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रही होती हैं कि हमें बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपकी सेहत से रिलेटेड कोई मसला हो जिसको आप प्रॉपर ट्रीट ना करवा रही हो और बार बार आपका ये प्रॉब्लम हो, आपको ये लगता हो कि ये सिर्फ इत्तेफाकी है या एक हादसाती प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके ऊपर तले अबॉर्शन होते हैं या मिसकैरेज होते हैं तो फिर ये कॉज ऑफ कंसर्न है, आपको इलाज की ज़रूरत है। अब ये चीज़ शहर में रहने वाली बहुत सारी माएँ समझती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ होते हैं जहाँ पर इस तरह की अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 4-5 फैक्टर्स शेयर करना चाहूँगी जिसकी वजह से आपका बार बार मिसकैरेज या अबॉर्शन हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मिसकैरेज क्या होता है। मिसकैरेज का मतलब है कि अगर आपका हमल 20 हफ्ते से पहले का था, शुरू के जो 3 या 4 महीने होते हैं, इसमें अगर आपका हमल गिर जाता है तो फिर इसको मिसकैरेज कहते हैं। और अगर आपका हमल 4 महीने के बाद पूरी तरह जब बच्चा बन जाता है, पेट में क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, पूरा मुकम्मल बच्चा होता है, उस वक्त आपका अगर हमल गिरता है तो उसको अबॉर्शन कहते हैं। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। वो क्या है? सबसे पहला फैक्टर ये है कि माँ की जो एज है वो क्या है। हो सकता है कि आपकी एज 35 प्लस हो, इस वजह से आप कंसीव ना कर पा रही हो, आपकी शादी लेट हुई हो या आपने बेबी देर से प्लान की हो, तो आपका जो हमल है उसके सर्वाइवल चांसेस कम होते हैं। जैसे जैसे एक औरत की एज बढ़ती है तो उसके हमल में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, उसके रेशो बढ़ जाता है यूजुअली। और इसके अलावा अगर बाप की जो उम्र है वो भी मैटर करती है कि उसके स्पर्म्स एब्नॉर्मल तो नहीं है, तो ये भी मैटर करता है। इसमें भी हमल जो होता है गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये समझे कि पहला जो फैक्टर है वो मैटरनल या पैटर्नल एज का है। दूसरा रीज़न क्या है कि कहीं आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स या रसौली तो नहीं है। कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिन्हें पता नहीं होता कि उनके बच्चेदानी में रसौली है और ऐसे ही वो जनरली अपने अल्ट्रासाउंड के लिए जाती हैं तो उसमें उनको डायग्नोज होता है, या उनको कोई कॉम्प्लिकेशन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसकी वजह से वो डायग्नोज होता है। यूट्रस या रसौली होना या ओवरीज़ में सिस्ट होना। ओवरीज़ में सिस्ट की एक और एग्जांपल है कि आपको पीसीओस तो नहीं है। अगर आप एक पीसीओस की मरीज़ तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होंगे और आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होगी, और अगर आप कंसीव कर भी लेंगी तब भी आपको जो अबॉर्शन या मिसकैरेज के चांसेस हैं ये नॉर्मली औरतों से ज़्यादा रहेंगे। तो पहले आपको अपना पीसीओस ट्रीट करना है। अगर आपको मल्टीपल अबॉर्शन हुए हैं या मल्टीपल मिसकैरेज हुए हैं तो इसका मेन फैक्टर ख़वातीन में पीसीओस भी हो सकता है। तीसरा जो फैक्टर है वो ये है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो गई हो जिसकी वजह से अबॉर्शन हो गया हो। चौथा रीज़न ये है कि अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर मौजूद है जिसकी आप क्लटरिंग करती थी, साफ़ सफाई करती थी, तो उससे आपको कोई इन्फेक्शन लग गया हो, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई फंगल इन्फेक्शन हो। ख़ास तौर से जो टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है, जो गोश्त साफ़ करने से जो जरासीम लगते हैं, या बिल्ली का या परिंदों का क्लटर साफ़ करने से जो जरासीम होते हैं उसको टॉक्सोप्लाज्मोसिस कहते हैं, या आपको साइटोमेगालोवायरस हो, तो चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शन हो, माँ की कुछ इन्फेक्शंस में उसके मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पांचवा रीज़न है जो डायरेक्ट माँ को इन्वॉल्व नहीं करता, माँ इसमें शामिल नहीं होती, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में वो रह रही होती है वो फैक्टर्स, वहाँ की जो अवामिल होते हैं वो असरअंदाज होते हैं। जैसे अगर माँ एक ऐसे माहौल में रहती है कि वहाँ पर स्मोकिंग की जाती हो, चाहे फैमिली में कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है, तो माँ के अंदर मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रेगनेंसी में औरत की सेहत की जिम्मेदारी सिर्फ औरत पे नहीं होती, वो जहाँ पर रहती है, अपना टाइम स्पेंड करती है, वहाँ पर रहने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उसके इर्द गिर्द स्मोकिंग ना की जाए, क्योंकि स्मोकिंग इनडायरेक्ट या पैसिव इफेक्ट रखती है बच्चे की सेहत पर या उसके मिसकैरेज पर। छठा रीज़न है कि अगर किसी औरत की
को थायराइड का डिसफंक्शन हो, थायराइड में प्रॉब्लम हो, चाहे वो हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड हो, डिफरेंट औरतों के डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। दोनों कंडीशन में औरत के अंदर अगर वो कंसीव कर भी लेती है तो उसके मिसकैरेज के चांसेस बढ़े हुए होते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि अगर आप थायराइड की मेडिसिन पहले से लेती थी और फिर आपने कंसीव किया है तो थायराइड की मेडिसिन का जो उसकी पावर है वो चेंज की जाएगी। तो अपनी डॉक्टर के साथ इस चीज़ को डिस्कस कीजिएगा कि आप पहले से हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड पेशेंट हैं तो डॉक्टर आपकी जो मेडिसिन है उसको फ्लक्चुएट करके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आपकी थायराइड की मेडिसिन चलेंगी, क्योंकि ये मेडिसिन ऐसी होती हैं जो आपको पूरी ज़िंदगी लेनी होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप प्रेगनेंसी में इसको छोड़ देती हैं तो फिर आपके मिसकैरेज या अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थायराइड पेशेंट्स के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो डॉक्टर को बताएं, कंसीव करने से पहले बताएं या कंसीव हो गया है तब आप बताएं, ताकि आपकी मेडिसिन की जो डोज है उसको चेंज किया जा सके। और सातवां रीज़न माँ के हार्मोन्स का फ्लक्चुएट होना है। हार्मोन्स में जो प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन है अगर ये कम मिकदार में बन रहा है, जबकि इसको प्रेगनेंसी के शुरुआती जो दौर होता है, पहला दूसरा तीसरा महीना, प्रोजेस्टेरॉन उस टाइम पर ज़्यादा बनना या एक्सेस बनना आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है वो यूट्रस या बच्चेदानी को इस काबिल बनाता है कि उसमें बच्चा ठहर पाए, पनप पाए। तो प्रोजेस्टेरॉन अगर आपका कम बन रहा है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, तो आपको रिकरेंट मिसकैरेज का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। प्रेगनेंसी के जो शुरुआती 3 महीने होते हैं उसमें प्रोजेस्टेरॉन नाम का जो हार्मोन है वो औरत के जिस्म के अंदर हाई लेवल पर होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन उस बच्चे को बच्चेदानी से चिपकाए रखने में हेल्प करता है और यूट्रस के या बच्चेदानी के एनवायरनमेंट को इस काबिल बनाता है कि उसमें बच्चा ठहर सके। अब प्रोजेस्टेरॉन अगर कम हो जाता है, जो इसको कम नहीं होना चाहिए, तो ये प्रोजेस्टेरॉन के कम होने की वजह से प्रेगनेंसी मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं प्रेगनेंसी ज़ाया होने के या मिसकैरेज होने के, आपको रीज़न देखकर उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीट करवाना है। और 7वां या 8वां रीज़न ये होता है कि कुछ औरतों की जो सर्विक्स होती है वो इनकॉम्पिटेंट होती है, जिसे हम इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स कहते हैं, यानी बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो इतना ढीला और खुला खुला होता है कि बच्चा उसमें से ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फिर ऐसी औरतों को टाँके लगाए जाते हैं जब वो कंसीव कर लेती हैं, ताकि वो बच्चेदानी के अंदर बच्चे को होल्ड करके रख सकें। तो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स 7वां या 8वां रीज़न होता है। ये 7-8 रीज़न्स होते हैं जो आपके मल्टीपल मिसकैरेज हो जाते हैं। जो आपको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट चलेगा, देन आप भी कंसीव कर पाएंगी या आप जो है वो एक हेल्दी बेबी को डिलीवर कर पाएंगी। जिन औरतों के मल्टीपल मिसकैरेज हो गए हों उनके लिए मेरे पास एक बेहतरीन दुआ मौजूद है, मैं आप सबके शेयर करना चाहती हूँ। ये दुआ मैंने अपनी पेशेंट्स को, अपने इर्द गिर्द रहने वाली बहुत सारी नई माँओं को बताई है, इवन उन माँओं को भी बताई है जिनके 2-2 बार मिसकैरेज हो चुके हैं। तो और जो तीसरी बार उन्होंने इस दुआ को किया तो उनका माशाल्लाह बेबी हो गया, ठहर गया। और ये एक केस नहीं, 3-4 केस मेरी ख़ुद की पास मौजूद हैं। इवन कि मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे, तो उन सब में मैंने इसी दुआ को पढ़ा। और मेरी फैमिली में भी जो भी माँ बनती है, मेरी भाभियाँ हों, मेरी सिस्टर्स हों, या कोई भी शख्स अगर प्रेगनेंसी में होती है तो वो ये करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी भी ऐसी औरत को मिसकैरेज होते हुए नहीं देखा जिसने इस दुआ को पढ़ा। अल्लाह पर एतक़ाद होना चाहिए आपका। एक दुआ शेयर करना चाहूँ, जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए, हमल ठहर जाए, तो अल्लाह पाक का इसमें आज़म का ये नाम है या मुब्दियो, ये 19 टाइम्स शहादत की उंगली से, कोई इंक में नहीं डिप करनी उंगली, सिर्फ शहादत की उंगली से बावजूद एक और प्रेग्नेंट औरत का शौहर उसके पेट पर 19 टाइम्स लिख दे। और टाइम सुबह फजर से पहले का यानी तहज्जुद का होना चाहिए। तो ये कुछ बुक थी जिसमें मैंने पढ़ा था, इस्लामिक बुक थी, उसमें मैंने ये दुआ पढ़ी थी और मैंने ये चीज़ अपने 4 बच्चों में अप्लाई की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मिसकैरेज नहीं हुआ। मैंने जिन औरतों को बताई उनके प्रीवियस 2 मिसकैरेज एक खातून के हो चुके थे, तीसरी बार उन्होंने ये दुआ पढ़ी, लिखवाई अपने हस्बैंड से, तो उनका फिर माशाल्लाह बेबी बॉय हुआ और पूरी प्रेगनेंसी उनकी हेल्दी गुजरी। तो हर औरत जिसको ये प्रॉब्लम हो, ब्लीडिंग हो जाती हो 3से-4 महीने, फिर उनको इंजेक्शंस लगवाने पड़ते या अचानक से पूरा बच्चा ज़ाया हो जाता हो, तो वो इस दुआ को ज़रूर करके देखिए।
ज़िंदगी हो, सेहत हो, मौत हो, ये सब कुछ अल्लाह के इख्तियार में है। अगर आप ये दुआ को कर लेती हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।